नमस्कार, आदाब, अर्ज है, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद उर्फ के आपके लिए ज्योग्राफी क्लास की यह श्रृंखला जो चल रही है क्लास 10th की, उसे मैं आज कंटिन्यू फिर कर रहा हूँ, जिसमें इससे पहले वाली श्रृंखला आज अपलोड हो गई थी। क्लास 10th की चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग के बारे में हमने देखा था, और जिसमें हमने सारी बात देखी थी कि कोल, आयरन ओर, इनके बारे में हमने अध्ययन करा था। ठीक है, जो कक्षा है उसको फिर हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि यह कक्षा आपके एग्जाम उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। और यह केवल एकेडमिक लेवल की नहीं है, यह कंपटीशन लेवल की भी है। जो अगर आप इसे सही तरीके से देखते हैं तो आपको इन बातों का पता चलेगा कि कौन सी खनिज है, कौन सिस्टम, कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स, और फिर इस तरह से हम सारी चीजों की जानकारी यहाँ तक हमने अवगत करी थी और जानकारी से हमने आपको अवगत कराई थी। और यह क्लास आपको इसीलिए है कि जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल सके और दूर दराज के मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका लाभ उठा सके। जिसमें फर्टिलाइजर के बारे में हमने देखा था, फर्टिलाइजर हमने देखा था कि इसी को हमको देखना, टॉपिक हमारा था मैन्युफैक्चरिंग में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें हमने कहा था कि उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फास्फेट उर्वरक डीएपी तथा अमोनिया फॉस्फेट तथा मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल है, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 57 उर्वरक इकाइयां हैं जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती है, और 29 इकाइयां यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयां उप उत्पादन बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन करती है, तथा 68 अन्य लघु इकाइयां मात्र सुपरफॉस्फेट का उत्पादन करती है। यह जितने भी है फर्टिलाइजर उत्पादन केंद्र है, और इस केंद्रों का काम है कि भारत के किसान के लिए उर्वरक का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। यह उर्वरक क्या होती है? यह हमारी खेतों में सिंचाई के बाद हम अपनी खेतों में सिंचाई के समय अपनी खेतों में देते हैं, जिससे जो हमारी मिट्टी की जो फर्टिलाइजर होती है वह क्षमता बढ़ सके। यूरिया की बात अभी कही। यूरिया आपने देखा कि मुख्यतः यूरिया यह नाइट्रोजनी उर्वरक है। ये नाइट्रोजनिक उर्वरक होने का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन युक्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन मिलती है। ये नाइट्रोजन क्या है? तो आप 8वीं 7वीं में पढ़े होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की गुणवत्ता कमती है, तब आप उसमें नाइट्रोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राइजोबियम प्लांट को लगाते हैं, जिसमें राइजोबियम पौधों को, प्लांट को आप लगाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि हम मूंग के पौधे, अरहर के पौधे, इन सब चीजों को लगा करके खेत की नाइट्रोजन क्षमता बढ़ाते हैं, और साल भर के फसल अरहर वगैरह को लगा करके उसमें नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, और जिसके माध्यम से जो जमीन की उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाले पौधे अगर बात करेंगे तो पेडी, जिसको हम लोग धान बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को खपत करते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता भूमि में उर्वरक क्षमता को बढ़ाए रखती है। अगर भूमि में नाइट्रोजन, इसीलिए हम लोग जब पेडी यानी धान का पौधा लगाते हैं, तो धान का पौधा जब लगाते हैं तो उसमें जब पौधे बड़े होते हैं, जैसे धान के पौधे कुछ दिन बड़े हो जाते हैं, 20-22 दिन, 25 दिन, 30 दिन के हो जाते हैं, तो कट्ठा होता है, तो एक कट्ठे में
1.5 किलो का या 1 किलो का छिड़काव करते हैं। शाम के समय करते हैं कि रात में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। फिर उसी तरह से फिर महीने दिन बाद करते हैं तो उसकी डोज यूरिया की बढ़ा देते हैं। कारण होता है कि यूरिया की डोज बढ़ाने के पीछे कारण है कि जो यूरिया है वह पौधे तो बड़े हो रहे हैं तो खुराक भी ज्यादा चाहिए, तो उनको खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार भी ज्यादा चाहिए, इसलिए करते हैं। और इन सब जैसे यूरिया में कालाबाजारी सबसे ज्यादा होता था आज से तकरीबन 5-7 साल पहले। कारण था कि जो यूरिया बनाने वाली कंपनी थी ना, विदाउट नीम कोटेड यूरिया बनाती थी। यूरिया से क्या होता था कि जो ग्वाले थे वे दूध बनाते थे, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता था, जिससे लोगों के सेहत पर बैड इफेक्ट पड़ता था। इन सब को देखते हुए वर्तमान की जो सरकार है और पहले की भी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिस कदम से वहां की सरकार ने क्या करा कि जितने भी कंपनी थी, शक्तिमान कंपनी थी, बहुत सारी कंपनी, बिरला एंड बिरला ग्रुप के साथ शक्तिमान कंपनी थी, बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कंपनी ने अपने यहाँ नीम कोटेड यूरिया बनाना शुरू करा। नीम कोटेज यूरिया बनाने से क्या हुआ कि कालाबाजारी कमा। अब नीम कोटेज करेंगे कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते थे, और दूध में डालिएगा तो दूध फट जाएगा, तो जब दूध फट जाएगा तो मिलेगा नहीं लेगा। इसलिए सरकार ने इसको प्रमोट ज्यादा करा, और उससे दूध बनाने से क्या होता था कि जैसे जो दूध अगर किसी गाय या भैंस का 2 से 4 किलो दूध है, उससे 7 से 8 किलो दूध बना लेते थे। यूरिया का किलो कैसे 7 रुपए यूरिया, दूध बेच रहे 50 रुपए। सोचिए कितना बेनिफिट होता था, लोगों के सेहत पे असर पड़ता था, किडनी डैमेज होता था। इन सब चीजों के माध्यम से सरकार ने इस पर शिकंजे कसे। तो आपने देखा है, उसके बाद आपने देखा द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंट्रेटेड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स मेनली यूरिया, उसके बाद फॉस्फेटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी भी खाद होता है, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बीच होम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, फॉस्फेरस को पी से डिनोट करते हैं, और एंड पोटास को के से डिनोट करते हैं। और द थर्ड that is potash is entirely imported as the country does not have any reserves of a commercial usable potash or potassium compounds in any form. Do you understand everybody? Okay. चलिए आगे देखिएगा। कहता है हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। अच्छा, ये हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति यह फसल से संबंधित थी, जो इंदिरा गांधी के सरकार के समय यह बहुत तेजी से हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो गेहूं संसाधन थी वह पर्याप्त नहीं थी। जो गेहूं संसाधन थी वह पर्याप्त नहीं थी, तो सरकार, यहाँ की सरकार, भारत सरकार गई अमेरिका गेहूं लाने के लिए। भारत सरकार गई गेहूं लाने के लिए, अमेरिका ने जो अपने यहाँ हम लोग गांव में चारा में जो दाना वगैरह बोलते हैं, उसमें जैसे कि गांव में बैल, गाय, भैंस सबको खिलाते हैं, उसी तरह का गेहूं हमारे लिए 3rd क्लास का गेहूं अमेरिका ने हमारे लिए भेजा। तो उस वजह से जब इंदिरा गांधी वहां गई वैसा ही गेहूं मिला, तो इंदिरा गांधी को बहुत क्रोधित हुआ, और हम उस समय भूख से बहुत बिलख रहे थे। कारण थी कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। ड्यू टू रीजन हम हाल फिलहाल इंडिपेंडेंस हुए थे, और उसके बाद हाल फिलहाल आपने देखा कि चाइना वॉर भी हम पे हुआ और हमें करारी हार मिली थी।
हमारी स्थिति उतनी ऐसी नहीं थी, लेकिन उस समय रसिया ने हमारी मदद करी थी। रसिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है, और रसिया की दोस्ती अगर हम बात करें, नेहरू समाजवाद के कट्टर समर्थक माने जाते थे। चाचा नेहरू जो अभी 14 नवंबर को आपने मनाया है, तो वह समाजवाद के कट्टर समर्थक माने जाते थे, तो जिसके कारण उनका पकड़ समाजवाद पे अच्छा था, चाचा नेहरू का। तो जिसके कारण से उस विपत्ति में रसिया ने भी दबाव बनाया चीन पे कि युद्ध को समाप्त करो, सब कुछ करो। हमें करारी हार मिली थी, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। बाद में हमने कहा कि वो साला ड्रैगन हो गया, वो ड्रैगन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने उसको देखा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या कहता है। तो हरित क्रांति आपने देखा कि पंजाब वगैरह ज्यादातर इनका क्षेत्र, हरियाणा पंजाब, यही सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। कहता है आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ ऑफ द fertilizer production. Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Madhya Pradesh एंड कर्नाटका। बाद में चलकर इन सब जगहों पर भी हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। हरित क्रांति का मोटो था कि जो अनाज उत्पादक कम है उस जगह HY सीड्स जो होते हैं, जिसको हाई यील्ड बीज बोलते हैं, उसको ला करके भारत की जो प्रोडक्शन क्षमता है उसको बढ़ाई जाए। इसमें हमारी मदद मैक्सिको ने करी थी, मैक्सिको ने इसमें हमारी मदद करी थी, और जिसमें हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सकी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अब देखते हैं, इसके बाद कहता है सीमेंट इंडस्ट्री। यह कोर सेक्टर का एक पार्ट है, कोर सेक्टर का एक पार्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। कोर सेक्टर कहा था 8 आपने देखा? कोर सेक्टर किसी ने देखा? सारे बिल्ले पड़े हो मियां, एक भी ऐसे नहीं हो जिसको कहें कि आप लोग पढ़ते हो। 8 नाम है, 8 नाम 80 बार याद करेंगे। अब आप लोगों को क्या करें, लठ मारे? अच्छा लगेगा? आप लोग बड़े होते जा रहे हो, बताओ। ये तो लठ क्या जूते खाने वाली आपकी आदत रह गई है। अब 8 कोर सेक्टर है, 8 के नाम अभी तक याद नहीं हुए हैं, कैसे जिंदगी चलेगी? लुगाई भाग जाएगी कमीनों, जैसी स्थिति है थारी। अडले मन से आगे देख, फिर क्या कहता है। फिर होमवर्क है, अगली ज्योग्राफी की क्लास जो होगी उसमें अगर ना होगा ना तो सोचना, मोबाइल मत निकाल, मोबाइल जेब में रख, एक पेज लिख के लाने हैं इस पे। मोबाइल मेरे पास भी है, बहुत सारे पड़े हैं। अडले देखिएगा। अब है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट सीमेंट इंडस्ट्री सब बता ही देंगे, कुछ मेहनत भी तो कर ले भाई। सीमेंट इंडस्ट्री यानी उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं, सीमेंट उद्योग। ध्यान दीजिएगा, निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। बताया था कि लाइमस्टोन की, जिप्सम की, इन सब चीजों की जरूरत होती है सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट उद्योग की जरूरत होती है ना, इससे पहले बताया था। आगे देखिएगा, हाँ फिर आगे देखिएगा, कहता है सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल establishment. This industry requires bulky and heavy raw materials like limestone, silica and gypsum. Coal and electric powers are needed apart from rail transportation. इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई। सीमेंट के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सीमेंट तैयार हो गया तो उसको कहाँ, कहीं तो मालगाड़ी या किसी माध्यम से ही निकालोगे ना वहां से,
कि वहीं छोड़ दोगे, बस पे तो आएगा तो उतना तो संभव है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है सीमेंट उद्योग का मेनली फोकस। अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग का इंडस्ट्री जब भी आपने देखा कि हाल फिलहाल नोएडा में ट्विन टावर को ट्विन कर दिया गया, ट्विन कर दिया ना, ढा दिया गया। 29 और 32 तल्ला था, ढा दिया गया। क्यों ढा दिया गया? अवैध था इसलिए ढा दिया गया, अवैध था इसलिए ढा दिया गया। चूल्हे चमार जैसी शकल मत होना। अवैध था इसलिए ढा दिया गया, कारण था। अब सोचिए उस जगह पे सीमेंट कितनी लगी होगी, उसमें तो कितने गरीबों के घर बन जाते कंपनी दिवालिया हो गई। ऐसा ना हो कि अभी आपको दिवालिया कर दे। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर बढ़ते हैं। अब है मोटर गाड़ी उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, MOBILE ना, MOBILE, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए जरा क्या होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यह जो अब 4 पहिया 2 पहिया ये सब जो बात करते हैं, यह सारी उसी इंडस्ट्री की देन है ना। जो थार, वैगनआर, जो आल्टो, जो हम लोग क्या चढ़ते हैं जी, पूर्व किसका मांग हो गया, अब तो मांग हो गया उसका 40 लाखवा का फॉर्च्यूनर। सब उसी पे चढ़ना चाहता है, जिसको देखो फॉर्च्यूनर। ससुरी के चक्का कहीं नहीं साफ किया होगा, फॉर्च्यूनर पर चढ़ेगा। हाँ, मजाक नहीं, गाड़ी है। BMW को मार कर दिया है फॉर्च्यूनर। BMW वाला 70-75 लाख वाला कहते हैं फॉर्च्यूनर चढ़े। देखिए होता है, इस बात की बात है, छोड़िए। आज इसकी 15 इकाइयां यात्री कार तथा बहुउपयोगी वाहन बनाती है। 9 इकाइयां व्यापार निर्मित करती है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। मतलब महानगरों की स्थिति देख लीजिए, लोकेशन जो मेट्रोपॉलिटन का है वहीं आपको यह सब चीज ज्यादातर देखने को मिलता है। हरियाणा वाले इधर, कुछ इधर नोएडा वाले सेक्टर जो है उधर, फिर आप देखते हैं महाराष्ट्र वगैरह, पुणे वगैरह, इन सब चीजों पे यहाँ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपयुक्त संसाधनों का अभाव कम है। लगभग सारी चीज आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाती है। कुशल वर्कर यहाँ आपको मिल जाते हैं, स्किल जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, जिसके कारण से। ठीक है, आगे कहा द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, अब है या आपने देखा कि किस तरह से। अब एक काम कीजिएगा, आपका कल HW है 10 जो कार्स है उनके जैसे 10 कार्स कंपनी नेम एंड जो कंपनी है उसका देश कौन सा है, उस कंपनी के देश के बारे में कि वह कंपनी कहाँ की है, मतलब किस देश की कंपनी है, उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करके 10 कंपनी की लानी है। पहला होमवर्क था आपको 8 कोर सेक्टर के बारे में लाना, और फिर दूसरी है आपको 10 कार निर्माताओं कंपनी, जैसे सैमसंग है साउथ कोरिया की है, उसी तरह से टोयोटा है शायद जापान की है। तो यह कहाँ की कंपनी है, उस कंपनियों के बारे में आपकी जानकारी पूर्णतः कल मुझे मिलनी चाहिए, अन्यथा फिर डैश 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 आपके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, मतलब इतना हो गया। चलिए, अब है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण नियमनीकरण। औद्योगिक प्रदूषण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उससे होने वाली पॉल्यूशन क्या होती है। देखिए, पॉल्यूशन का तो दायरा बहुत बड़ा है, और यूं नहीं कह सकते हैं कि इससे पॉल्यूशन हो सकता है और इससे नहीं हो सकता है। लगभग हर वह स्थिति
जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाती है वह पॉल्यूशन का कारण बनती है। जैसे रोड पे बाइक लेके चलना, रोड पे बाइक लेके चलना, खेतों में प्लास्टिक का फेंकना। उसके बाद हम बात करते हैं, ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस ना देकर के अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कार्स वगैरह को लोग ज्यादा प्रीफर देते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में एक बंदे के पास 3 गाड़ी है। दिल्ली में एक बंदे के पास 3 गाड़ियां हैं। दिल्ली इन मैटर में सबसे ज्यादा धनी मानी गई थी। एक बात बताइए, यहां से आपको कश्मीरी गेट जाना होगा या यहां से आपको राजीव चौक जाना होगा तो संभवतः 50 रुपए में आप चले जाइएगा। बशर्ते अगर आप एक बाइक लीजिएगा तो आप 50 रुपए की पेट्रोल डलवाओ, प्लस में आपकी सेफ्टी का कोई पता नहीं कि पीछे वाला कौन गाड़ी रोडवेज वाला आपको ठोकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। नॉन स्टॉप गारंटी भैया, जिसकी कोई गारंटी ना है। फिर उसके बाद ये तो आप पॉल्यूशन भी करें, अपनी सेफ्टी भी बर्बाद करें कि कब पता कब आप रेले जाओ, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, एक तो पॉल्यूशन जो चल रहा है उसी में आप बचा पाओगे, दूसरा आपके सेहत का भी, क्योंकि आपको कम से कम 200-500 मीटर पैदल चल के जाना होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो इन सब माध्यमों से आपकी स्वास्थ्य भी थोड़ी रिलेवेंट सही रह पाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो ये पॉल्यूशन का भी कारण बनते हैं। ऊपर से कंपनी, फैक्ट्री, इनके जो निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं उनसे भी पॉल्यूशन बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। वायु, जल, भूमि, ध्वनि, ये सारे जो इंडस्ट्री द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाए जाते हैं वह 4 इसके मुख्य कारण है। अब वायु को भी नहीं छोड़ा, जल को भी नहीं छोड़ा। जल में जितना कचरा होता है नहीं, यमुना में गेड़ देता है। यही सोनिया विहार के आगे जाइएगा ना तो कचरा नहीं है, पानी एकदम क्लीन है। पानी क्लीन है खजूरी की तरफ, और ये नहीं पूरा काला काला पानी है। आगे बढ़िए ना, काला काला पानी है। चलिए ना हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मी नगर वाला जो नीचे देखिएगा नाला, इस तरह से गटर का नाला बहता है ना, क्या होता है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ लक्ष्मी नगर तरफ जब बढ़ोगे तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर इधर जब हेलोगे उसके बाद, तो ये सारी बातें हैं, पॉल्यूशन हो रही है। करने वाले कारक कौन है? ह्यूमन है, क्योंकि हम जो ह्यूमन मेड यानी जो हमारे द्वारा जो चीज बनाई जाती है तो हम सबसे ज्यादा किसको प्रिफेयर देते हैं? खुद को प्रिफेयर देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना और पॉल्यूशन कम करना, और एक पेड़ हर साल अपने जन्मदिन पे लगाना, और खूब पार्टी वहीं पे केक काटना पेड़ के सामने खड़े होकर के। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या है। उसके बाद कहा, ठीक है, प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है। Although industrial industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollutions of land, water, air, noise and resulting degradations of environment that the cause cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land, noise. The polluting industries also include thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जहां बिजली उत्पादन की जाती है। थर्मल पावर प्लांट जैसे एक हम लोग की तरफ है, कांटी बोला जाता है, कांटी जगह का नाम है, वहां बिजली उत्पादन होती है, थर्मल है। वहां एक माल ट्रेन जो होती है उसमें लमसम 40 से 42 बोगी डिब्बे होते हैं। उसमें जो कोयला भर के आता है वो पूरे कोयले को
कितना दिन चल सकता है आपके अंदाजा से बताइएगा? 8 दिन में खत्म हो जाता है 40 डिब्बे, 8 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो सारे क्या होंगे? पॉल्यूशन का काम करेंगे ना जी। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है, आप हवा से बना लो, जल से, टाइडल जो जल से बना लो, विंड से, जैसे विंड वगैरह, इन सब चीजों से, गोबर गैस वगैरह के माध्यम से, ये सब क्या है, इनसे आप इलेक्ट्रिक का उत्पादन करो, इनसे आप इलेक्ट्रिक का उत्पादन करो। इसकी वजह से क्या होगी? पॉल्यूशन कम होगा। वाहन जो है उनको इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन के बैड इफेक्ट भी है, इनके बारे में न्यूज वगैरह नहीं दिखाते हैं। सारे मीडिया जो है घुसखोर साले बड़े हुए हैं, लगभग सारे घुसखोर है। एक मोदी को लेके बैठ जाएंगे और एक राहुल को लेके बैठ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तो बेरोजगारी को तो डुबा दी है। आप बेरोजगार हो, भीड़ जमा हो रहे हो, मतलब नहीं है इनके पास। बस मतलब है कि मोदी आज फलना जगह जा रहे हैं, मोदी को पप्पा बना लीजिए, मोदी को पप्पा बना लीजिए, राहुल को चाचा, ससुर के नाती। सब मीडिया से तो इतना ये सब, इसको बोलते हैं गोदी मीडिया, इतना घटिया ये सब हो गया है, सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है कि रियलिटी क्या है। ओनली फॉर मोदी मोदी मोदी, चौकीदार साहब मोदी। तो सबके घर पे जाके अगोड़िया दे मोदी जी, देंगे नहीं ना देंगे? सब आडंबर है। कहने का मतलब है बेरोजगारी दर इतना बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मीडिया मान के चलिए उसके ऊपर थोड़ा झलक दिखा जा, झलक भी दिखाती है तो ऊपर से कहते बंद कर बंद कर बंद कर जनरेटर, वही हाल हो जाता है। उसको बंद करवा देते, थोप थाप के बंद करवा देते हैं। मतलब आप बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा का लेवल डाउन होते जा रहा है, शिक्षा का लेवल डाउन होते जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि बचवा से क्या पढ़ रहा है। स्कूल के लड़का से बाहर अयासी कर रहा है, मास्टर अलग गोड़ पर गोड़ चढ़ा के सुतल है। क्या करता है? पढ़ाई का स्तर तो ऐसे ही डाउन होते जा रहा है, कोई चीज में सुधारे नहीं है। कहेगा देखिए देश को बना, 8वां पास, नाम लिखने लड़का को नहीं आता है, बहुत लड़का को नाम लिखने नहीं आता है। ये साक्षर हो गए, हमारे भारत की जनसंख्या साक्षर हो गई। कुछ ना है भैया, बस इसी तरह भीड़ खड़ा कर रही है सरकार। उसको तो वोट दीजिए, 5 साल के लिए बनाइए। अब साले चोर चोटे से बड़े पड़े हैं, ठीक है। मीडिया सबसे बड़ा उसका पाइवोटल रोल होता है। अगर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाएगी तो फिर लोगों के सामने सच्चाई आएगी, लोग दबाव बनाएंगे। लेकिन उनका ये काम नहीं, उनका काम है कि मैं मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ही किया, मोदी ने इतना सभा किया। अब सभे में जिंदगी बिता दीजिए, शोभे लगाते रहिए आप, और लोग का विकास गए तेल लेने, यही का काम कीजिएगा, बर्बाद हो जाएगा देश। ग्राफ, आपका ग्राफ से दुनिया चलेगी, आप धनी हो रहे हैं। मोदी जी को मिला विश्व स्तर का सबसे ऊंचा खिताब। क्या मिला? तो फोर्ब्स में मोदी जी को सबसे शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली मानेंगे नहीं, पुलिस प्रशासन सब आपके हाथ में, सबको ठोक ठोक के रख दे रहे हैं। मतलब हायर लेवल का मतलब होता है कि सबको लेके चले, कोई मतलब नहीं भाई, खाली मोदी। सब विपक्ष ऐसा थोड़े कि डूब गया है। एक पर एक आदरणीय नेता लोग हैं जिनके बारे में सम्मानजनक बातें कही जा सकती है, लेकिन उनको लोग भूल गए हैं। बस एक मोदी चलता है। एनडीटीवी उसका विरोधी है, वो कट्टरपंथी है। जी न्यूज उसका एकदम फेवर करता है। मोदी पप्पा बन गए हैं जी न्यूज वालों के एकदम। जो है मीडिया तो ऐसे बोलता है कि जो है सो मोदी का है, बाकी सब तो बेकार हो गया है। अरे छोड़ो, ये सब माथा दर्द हो जाता है। 6 साल से तो यही पढ़ रहे हैं, मोदी का है, मोदी का है, मोदी का है। यूपीएससी की तैयारी कर मोदी के पढ़ रहे हैं, अमित शाह के पढ़ रहे हैं। दुनिया को तो देश के नेते हैं, बाकी सब तो बेलडबलू हो गया है। यही दुगो देश को चला रहा है, बाकी सब कुछ नहीं भैया। देश खत्म हो गया, ये दुगो नहीं जाता तो देश आज इतना गर्द में जाता। गर्द में तो ला दिए हैं, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ा दिए हैं। 6 साल 7 साल में 7 लाख 8 लाख नौकरी हो रहा है। नौकरियों ने रोजगार दीजिए ना, वो तो नहीं दे रहे हैं। अरे गोलगप्पे लगाइए तो कहला की डिग्री बर्बाद किया था, 20 लाख रुपया पढ़ाई में लगा करके गोलगप्पे बेचेगा तो गोलगप्पे बेचे। आईटी सेक्टर बंद करवा दीजिए, आईटी सेक्टर बंद करवा दीजिए, मेडिकल स्टोर बंद करवा दीजिए, डॉक्टर बनवाना बंद करवा दीजिए, गोलगप्पा लगवाइए। क्या जी डॉक्टर साहिबा गोलगप्पे लगवाएंगे और क्या करेंगे मोदी साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं, न तो कहेंगे कहीं बवाल हो जाए, बवाल काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे। अब तो मौका मिला है हमको कहने का, इसी माध्यम से सरकार सबको अवगत करवाएंगे कि तुम लोग चोट चोटा सब है। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
बात हो गई क्लियर? समझ गए कि पॉल्यूशन 4 थे? ध्वनि, वायु और पानी, एक और नानी ना, एक और था जिसको कहते थे जमीन, भूमि, लैंड। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? और वो आएगा, अभी तो शुरुआत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एयर पॉल्यूशन, एयर में पॉल्यूशन जिसको कहते हैं वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एयर पॉल्यूशन में कहता है कि जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक, इसमें है अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, और उसके बाद है मोनो डाइऑक्साइड, यह सारे क्या है, वायु प्रदूषण के कारक बनते हैं। इट्स द रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोग तेज है, ओजस्वी है, बस नाक मत करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शंस ऑफ undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Clear है माय डियर? चलिए अब पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। पढ़ लेना। चलिए, वाटर पॉल्यूशन को बोलते हैं जल प्रदूषण। कहता है जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधकशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोलेटरिंग उद्योग है जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे कि कीटनाशक इनके माध्यम से यह होती है। ठीक है, एक मिनट, उर्वरक कार्बन, हाँ एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए, उर्वरक कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रासायनिक आदि जल में वाहित करते हैं और भारत के मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में क्लाई एस और क्या है, फोस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां यानी स्लैग्स है। ठीक है, आगे देखिएगा इसी चीज को। कहता है द मेन कल्प्रिट इन द रिगार्ड एंड पेपर, pulp, chemicals, fertile and electroplanting industries that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetics, chemicals with carbon, plastics and rubber etc. into the water bodies, fly as phosphate, gypsums and iron and steel slags are the major solids wastes in India. ये मेजर सॉलिड वेस्टेज इन इंडिया जो कि वेस्ट के तौर पर और जो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमारा एक टॉपिक छूट गया था, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग छूट गया था। देखिएगा तो पीछे प्लस के, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, छूट गया था ना, उसको देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे आपका टॉपिक जो है ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके बाद हम आएंगे। लेकिन उससे पहले इसको देख लीजिए, जिसमें कहता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सल्फ्यूरिक, क्या है सेल्यूलर, टेलीफोन एक्सचेंज, पेपर, रडार, कंप्यूटर्स तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी उनके अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभर रहा है। मतलब जो बेंगलुरु है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक जो कहते हैं आईटी क्षेत्र के फील्ड में वो बहुत अच्छा विकास कर रहा है बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद
वर्ष 2011 तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया यानी एसटी क्या बोलते हैं एसटीआई देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके हैं। और यद्यपि इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया ब्रह्मोत्तरीकरण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, अब चलते हैं तापीय प्रदूषण क्या होती है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर occurs with hot water from factories from thermal plants drained into rivers and ponds before cooling। ठीक है, नहीं ठीक है, देखिए क्या कहा कि जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडाए ही नदी तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। और तापीय प्रदूषण जो होता है उसमें मछली वगैरह भी, बहुत सारे जीव जंतु भी, उसके जितने भी शैवाल लील वगैरह जो होते हैं वे सब मरते हैं। कारण क्या होता है कि उनकी वह स्थिति टेम्परेचर को झेलने की नहीं होती है, जिसके कारण से वह इसका शिकार बनते हैं तापीय। ठीक है, तापीय प्रदूषण का। आगे है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती है। मतलब नॉइज पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्टेंट इन द इरिटेशंस एंड एंगर। आपने देखा कि जो नॉइज पॉल्यूशन है इससे केवल इरिटेशन नहीं होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि जो नॉइज पॉल्यूशन के कारण आपको इरिटेशन होने लगता है। इरिटेशन के बाद आपको बौखलाहट आ जाती है, किसका सर फोड़ दूं, खुद का तो नहीं फूट सकता है, दूसरे का फोड़ने का मन करे। एक तो गाड़ी वाले को आप झुझला करके या किसी को झुझला करके बोल, तो सारे नॉइज पॉल्यूशन के कारण है। जिसमें अभी जैसे हो सकता है कि हम आप लोगों को तीनों का सर फोड़ दें, नॉइज पॉल्यूशन है, तो कृपया उनको ध्यान से सुने और कक्षा का आनंद। अब है पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकना, यानी कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव है। जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल को 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा उपयोग। ठीक है, जिसमें क्या कहा है कि एवरी लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूटेट्स 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water be reduced? Some suggestions are, जिस तरह से आपने देखा कि उसी तरह आपने देखा विभिन्न प्रक्रियाओं से जल का न्यूनतम उपयोग यानी तथा 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा उपयोग किया जाना। ठीक है, इसी तरह से आगे फिर देखो जल की आवश्यकता, आवश्यक पूर्ति, वर्षा जल संग्रह से, मतलब हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट रिक्वायरमेंट। जब वर्षा की जल होती है उसको जरा आप देख करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। फिर है नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोध करना और औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 कारणों में किया जा सकता है। जैसे आपने देखा था यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इनमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय द मैकेनिकल मींस दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग्स, फॉलिकुलेशंस एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी था आपको जिसमें कहा था कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी दूसरा क्या है, यानी द्वितीय शोधन, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उसका शोध करना। फिर तीसरा है कि
कि जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोध इनमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल करके उसको फिर से पुनः रीयूज करना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक इसी माध्यमों से हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, और आज की यह कक्षा आपकी अध्याय 6 समाप्त होती है। ठीक है, बेचैन मत होइए, समाप्त होती है। और यह कक्षा जिन विद्यार्थियों के पास पहुंच रहा है उनसे निवेदन है कि यह कक्षा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करे। और मैं आपका दोस्त फिर आपसे अलविदा करता हूं इस समय। फिर मैं अगली कक्षा में ज्योग्राफी पार्ट 7 की कक्षा लेकर के आपके सामने फिर बहुत जल्द आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।